गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 42 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट है 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड अपर पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बिना किसी देरी के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? इंग्लिश में बोलते हैं इसको म्यूटेशन थ्योरी, और इसका उत्तर है हुआगो डिब्रेज, ऑप्शन नंबर ए। लैमार्क की बात करें तो लैमार्क ने फिलॉसफी जोलॉजिक पुस्तक लिखी थी, बहुत पूछते हैं उसको एग्जाम में। और डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी हुआगो डिब्रिज की है। फिलॉसफी जोलॉजिक पुस्तक एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं इसको। लैमार्क की और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन है चार्ल्स डार्विन का। नंबर 2 पर आ जाइए। आनुवांशिकता का जनक कहे जाने वाले ग्रेगोर जॉन मेंडल निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। मटर के पौधों पर कई वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किए। ऑस्ट्रिया के निवासी थे ये। तो आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसी कारण इनको आनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मटर के पौधों पर कई वर्षों तक प्रयोग किए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 3 नियम दिए इन्होंने। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी और एहरेनबर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम दिया था। देखिए 1683 में इन्होंने खोज कर दी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने कि ये जीवाणु है, लेकिन इसका नाम जीवाणु दिया 1829 में किसने? एहरेनबर्ग ने। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी 1683 में। और जीवाणु में जो है सेलवाल पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और इसे यह नाम मतलब इसको जीवाणु नाम दिया था 1829 में एहरेनबर्ग ने। और वायरस की किसने की है? इवानोवस्की ने। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। ये भी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। और विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। 5वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जो दर होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, धीमी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में इसको पूछते रहते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है आलू के शैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग का जो कारक है वो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है। आलू के रिंग रोग का कारण जीवाणु है, विषाणु है? जीवाणु ही है। तो आलू के शैथिल यानी आलू के शैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि जाइलम पर जो है भूरा रिंग बन जाता है और इस रोग का कारक सियोडोमोनास सोलेनेसियरम नामक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। सियोडोमोनास सोलेनेसियरम नामक बैक्टीरिया। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है स्तनधारियों के लाल रक्त कण यानी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स उभयावतल होते हैं। ऊंट और लामा जो स्तनधारी हैं उनकी लाल रक्त कणिकाओं में के जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ये लामा ये इस तरह दिखता है, लामा, इसी का फोटो ऐड किया। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए स्तनधारी यानी मैमल्स की लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो उभयावतल होती हैं और स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक नहीं होता, परंतु कुछ मैमल
या स्तनधारी जैसे कि ऊँट हो गया, लामा हो गया, इनकी जो आरबीसी है इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सारे के सारे विटामिन और उनके रासायनिक नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, याद रखिएगा। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण जो है यकृत यानी लिवर में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए विटामिन के की आवश्यकता होती है शरीर को। सामान्यतः रक्त का थक्का जो है 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। नंबर 9 पर आ जाइए। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की बात हो रही है, इनका जीवन काल कितना होता है? देखिए आरबीसी का भी बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, 120 दिन होता है, इनका 2 से 4 दिन होता है बस। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। यह आकार और संरचना में अमीबा के समान होती हैं और इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। इसके विपरीत अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो उनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। कॉकरोच या तिलचट्टा एक ही बात है। कॉकरोच या तिलचट्टा में हृदय जो है उसका जो हार्ट होता है वो कितने कक्ष होता है, और इसमें जो खून भी नहीं होता। इस एग्जाम में यूपीपीएससी कर चुकी है कि इनमें से किस जानवर में खून नहीं होता, तो तिलचट्टा है कॉकरोच में। ठीक है। 13 चैम्बर होते हैं इसमें, 13 कक्षीय हृदय होता है इसका। और ये एक, अगर इसका संघ देखें, इसका फाइलम देखें तो आर्थ्रोपोडा है ये। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, चींटियों को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है, इसमें श्रम विभाजन प्रदर्शित होता है। और दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी बनाकर रहता है। ये अलग से प्रश्न भी आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कॉलोनी बनाकर रहता है, तो दीमक है वो। ठीक है, फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन करती है, देखा भी होगा आपने। और दीमक एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहता है। 12वां प्रश्न है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखिए ब्लड ग्रुप की खोज सीधी सीधी सी खोज है, याद रख सकते हो आप। 1900 की सन है इसकी, और ठीक 30 साल बाद 1930 में, ठीक है, 1930 में जो है इनको कार्ल लैंडस्टीनर को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी और उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, एमाइलेज जो होता है ना, एमाइलेज वो स्टार्च यानी मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। यानी लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। देखा जाए तो फैटी एसिड इंग्लिश का शब्द है, देवनागरी में लिखा है, इसको वसीय अम्ल भी हम बोल सकते हैं। फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए स्टार्च जो है, जो एमाइलेज है वो स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में बदलता है, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नंबर 14 पर आ जाइए। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है अपना लिवर, यकृत। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो यकृत यानी लिवर के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है इसमें। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यहीं अगर थोड़ी की जगह बहुत मात्रा में लोहा, तांबा, विटामिन होता तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। ठीक है, यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है, सही है वाली बात। और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के लिए जो लिवर होता है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण सुराग है पोस्टमार्टम के लिए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जॉन मेंडल, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या कार्ल लैंड स्टीनर? चार्ल्स डार्विन है इसका आंसर। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देने वाले भी चार्ल्स डार्विन ही थे। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फंजाई जगत के कुछ उदाहरण हैं? पेनिसिलियम, एस्परजिलस, यीस्ट, मशरूम। मशरूम फंगस है, पेनिसिलिन भी कवक है, फंगस ही है, एस्परजिलस भी तो यीस्ट भी, सारे के सारे हो गए, तो डी हो गया। तो देखिए फंजाई में जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एगरिकस, ये सब फंजाई यानी फंगस या कवक जगत के कुछ उदाहरण है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बड़ा पूछते हैं इस प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या कहता है कि पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पौधों को बांटा गया है 5 वर्गों में। तो पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल हो गया 1, ब्रायोफाइटा हो गया 2, टेरिडोफाइटा 3, जिम्नोस्पर्म 4 और एंजियोस्पर्म 5। इसके विपरीत यदि हम देखें जंतुओं को, तो जंतुओं को जो है निम्नलिखित कुछ संघ में यानी फाइलम में विभाजित किया गया है, जैसे कि फोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। जितने भी स्टूडेंट 11th और 12th में जूलॉजी से किया होगा जिसने, ठीक है, मतलब बायोलॉजी होगा जिसके पास, उन्होंने पढ़ा होगा ये सब, वरना एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 9th में, 8th में। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना ये पूछा नहीं जाता, लेकिन पता होना चाहिए कम से कम। यहाँ 5 पता होना चाहिए और ये फाइलम के नाम पता होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न बनता है आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, आगे आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में फाइलम यानी संघ और सूची 2 में है उदाहरण। तो मिला दीजिए इनको फाइलम और संघ से। पोरीफेरा किस, मतलब फीता कृमि किसका, गोल कृमि किसका, हाइड्रा या स्पंज किसका? देखिए जो स्पंज है ना वो है पोरीफेरा का जंतु, और जो हाइड्रा है वो है सिलेंट्रेटा का। हाइड्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ये है ना टेप वर्म यानी फीता कृमि, ये है प्लेटीहेलमिन्थीज का। और जो गोल कृमि है मतलब राउंड वर्म, ये हो गया निमेटोडा। तो बी हो गया इसका आंसर। तो स्पंज हो गया पोरीफेरा संघ का, हाइड्रा हो गया सिलेंट्रेटा का, फीता कृमि हो गया प्लेटीहेलमिन्थीज का, और गोल कृमि हो गया निमेटोडा का। ये बड़े चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पीएमटी वाला क्वेश्चन हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? एक ही एल बनेगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है। इनका जो शरीर होता है आर्थ्रोपोडा का वो खंडयुक्त होता है, और इनमें जो तंत्र पाया जाता है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो रुधिर वाहिकाएं जो हैं वो होंगी नहीं, ठीक है। मतलब जो रुधिर होगा वो वाहिकाओं में नहीं बहेगा। और देह गुहा इनकी जो है वो रक्त से भरी होती है, ठीक है। इनकी देह गुहा में रक्त भरा होता है, और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कॉकरोच यानी तिलचट्टे को याद रखिए, और झींगे को याद रखिए, तितली को याद रखिए, मक्खी को, बिच्छू को, मकड़ी को, केकड़े को, ठीक है। और सतपाद यानी कनखजूरा जो है इसी वर्ग में आता है, ऑर्थोपोडा में। सबसे बड़ा वर्ग है जंतु जगत का ये, ऑर्थोपोडा, याद रखिएगा इसको। तो 20 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं।